अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। सिंध में कोरोना तेज, सियासत भी गर्म। सूबे में गवर्नर राज का मुतालिबा। क्या कोरोना हंगामी इकदामात का मुतकाजी या फिर सियासी हमलों का? ये सवाल आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। कराची सेंट्रल जेल में कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी। जेल इंतजामिया समेत कैदियों को बचाना कितना चैलेंजिंग है, ये सवाल भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। और फिर वायरस ने हर शोबे को ब्रेक लगाई, मगर एक शोबा ऐसा है जहां काम की रफ्तार में मजीद तेजी आई है। ये कौन सा शोबा है, बताएंगे आज के दस्तक में। लॉकडाउन पहले जैसा मौसर नहीं रहा। अवाम समझ रहे हैं कि कोरोना संजीदा मसला नहीं है। लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा नहीं है। मार्केटों में रश है। इंतजामिया को इकदामात करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि अवाम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को संजीदगी से लेते हैं, इसलिए रिमार्क्स और फैसले देते हुए मामले को संजीदगी से लिया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाजे किया कि शॉपिंग सेंटर हफ्ते और इतवार के रोज खोलने का हुक्म ईद के तनाजुर में था। कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत 8 जून तक मुलतवी कर दी गई, यानी ईद के बाद मामलात का जायजा लेकर फिर फैसले किए जाएंगे। मुल्क भर में कोरोना के वार खौफनाक रफ्तार से जारी हैं। आज मुल्क भर से अब तक कोरोना के मजीद 1198 केसेस और 33 हलाकतें सामने आई हैं, जिनमें सिंध से 706 केसेस, 19 हलाकतें, बलूचिस्तान से 128 केसेस, 1 हलाकत, इस्लामाबाद से 37 केसेस, 2 हलाकतें और आज़ाद कश्मीर से 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वो लॉकडाउन जिसे हुकूमत स्मार्ट कहती है, उसका अमली इजहार दिखाई नहीं दे रहा है। वज़ीर आज़म का वो लॉकडाउन जिससे अमेरिका और यूरोप भी मुतासर हैं, वो अमेरिका और यूरोप में तो फॉलो हो रहा है, मगर पाकिस्तान में दिखाई देने से कासिर है। यूरोपीय ममालिक लॉकडाउन में नरमियां तब कर रहे हैं कि जब केसेस कम हो रहे हैं, शरह अमवात में कमी आ रही है, ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है। इसके बरक्स हम लॉकडाउन में नरमियां उस वक्त कर रहे हैं कि जब केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, अमवात पहले से ज्यादा हैं और ग्राफ भी तेजी से ऊपर की जानिब जा रहा है। जिस वक्त केसेस कम थे तो सड़कों पर हू का आलम था, दुकानें बंद थी, लोग घरों में महसूर थे, कानून के रखवाले सड़कों पर थे, तौबा इस्तग़फ़ार का विर्द जारी था, रोजाना रात 10 बजे छतों से अज़ान मग़फ़िरत की सदाएं सुनाई देती थी। मगर अब हालात बिल्कुल बरक्स है। कोरोना अपने पंजे तेज कर रहा है और अज़ान मग़फ़िरत देने वाले बाजारों में शॉपिंग में मसरूफ है। मार्केटों में चांद रात का मंजर है। कराची की ज़ैनब मार्केट से लाहौर के अनारकली बाजार तक लोग इस नीयत से शॉपिंग कर रहे हैं कि अगर आखिरी अशरे में शॉपिंग ना की तो शायद रोजे ज़ाया हो जाएंगे। बैंकों के बाहर की सूरत हाल का जिक्र करते हैं, यानी जहां लोग शॉपिंग में मसरूफ हैं, वहीं बैंकों के बाहर भी खासा रश दिखाई दे रहा है। पैसे लेने के लिए लोगों की कतारें दिखाई देती हैं। और अगर जुमे और हफ्ते के रोज बैंक बंद रहे, यानी यहाँ पर भी कोई मुनासिब हिकमत अमली ना हुई, क्योंकि बैंकों के बाहर तो हिफाजती इकदामात हैं और ना ही SOPs दिखाई दे रहे हैं। तमाम तरह SOPs की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। अगर यही बैंक जुमे और हफ्ते के रोज इनमें हॉलीडे अनाउंस की जाती है, पब्लिक हॉलीडे होती है, तो फिर बैंकों का रुख करने वाला कोई नहीं होगा, तो लोगों को सैलरीज कहां से मिलेगी? तनख्वाहदार तबके की ईद किरकिरी होने का अंदेशा भी पैदा हो गया है। इसलिए सरकार से इस बात की भी अपील की जाती है, बस्ता दरखास्त की जाती है कि मुनासिब हिकमत अमली वज़ा करे ताकि लोगों की ईद फीकी ना पड़ जाए। सूबा सिंध का जिक्र करता है, जहां पर एक तरफ कोरोना पंजे गाड़ रहा है, कोरोना तेज हो रहा है, तो दूसरी तरफ सियासत में गर्मी आ गई है। सिंध जहां एक रोज में सबसे ज्यादा 18 हलाकतें सामने आई हैं, यानी कोरोना ने खूब तेजी दिखाई है, वहां सियासी नुमाइंदे भी खूब गरजे और बरसे हैं। कोई सिंध में गवर्नर राज लगाना चाहता है तो किसी को सियासी बेरोजगारों का ख्याल है, और जो बच गए हैं वो परेशान है कि कहां जाए, घरों से निकले या फिर कोरोना के खौफ से घर में रहते में ही आफी। सिंध के सियासी मंजरनामे की एक झलक आपको दिखाते हैं। मैं वफाक से अपील करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूँ कि सिंध में आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। PFC 2007 से नहीं दी गई। सिंध के अवाम को सर्विस लेवल यह है कि 90% लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिलता। कराची में 2007 से एक बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ। नासिर हुसैन शाह ने 10,000 बसों का वादा किया, 10 बसें आई। तालीमी निज़ाम बिगड़ा हुआ, सेहत का निज़ाम बिगड़ा हुआ, हर चीज़ बिगड़ी हुई। अब वक्त आ गया है क्या आइन में जो प्रोविजन दिए गए हैं वफाक उसका इस्तेमाल करे। आर्टिकल 235 डायरेक्ट रूल 149(4) पूरे सिंध में हमें चाहिए। सूबाए सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ सियासी लीडरान, बेरोजगार सियासी लीडरान
इल्ज़ाम तराशी की सियासत करते हैं, रोज बिला नागा आकर तनकीद के नश्तर चलाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि वो खुद क्या कर रहे हैं, उनकी वफाकी हुकूमत क्या कर रही है। इन लोगों ने 22 साल सिर्फ अपोजिशन की है और मुझे आज ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत और 3 सूबों में हुकूमत में आने के बाद भी ये अपने आप को अपोजिशन लीडर ही समझते हैं। इनका एक ही बुनियादी काम है कि बाहर निकलें और कोई गलत चीज ढूंढें। जिस गैर इखलाकी अंदाज से लोग गुफ्तगू करते हैं, मेरी सियासी या ज़ाती तरबियत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं उस तरीके से बात करूं। कौम आपको देख रही है, इस तरह की जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा खुदा का खौफ करें। क्या सियासी लीडरान को ये ज़बान ज़ेब देती है? ऐसे हालात में जब वक्त संजीदगी, अक्लमंदी और होशमंदी का तकाजा कर रहा है, क्या वजह है कि सिंध में सियासत उरूज पर है? क्या वाकई सिंध के हालात गवर्नर राज के मुतकाजी हैं या फिर वफाकी नुमाइंदों को महज सियासत की सूझी है? इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सिंध में ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सिंध में ऐसे कौन से हंगामी हालात हैं जो गवर्नर राज का मुतालबा कर रहा है? मेरे ख्याल से अगर पूरे मुल्क सिंध के हालात देख रहा है तो ये सवाल तो शायद आज मुनासिब ही नहीं है। चाहे वो कचरा उठाना हो, चाहे कराची में पानी की कमी हो, चाहे सिंध के अंदर 46% बच्चों की बीमारी की वजह गंदा पानी हो, जिस सूबे में रहने वालों को 90% आबादी को साफ़ पीने का पानी ना मिलता हो, जिधर ख्वानगी की शरह इस दौर में घटती जा रही हो, जिधर 40,000 प्राइमरी स्कूल हों और उसके मुकाबले में सिर्फ 3,450 सेकेंडरी स्कूल हों और 86% बच्चे प्राइमरी स्कूल के बाद सेकेंडरी स्कूल में जा ना सकें, जहाँ जो है हस्पतालों का निज़ाम सबके सामने है, जहाँ कुत्ते के कांटों को इलाज ना मिलता हो, जहाँ जो है HIV जितनी तेज़ी से फैला हो उसका कोई जवाब ना हो, जहाँ हर चीज़ में जब कोई मसला होता है वो सिर्फ वफाक को बात करते हैं, और जहाँ 18वीं तरमीम की बात बेतहाशा होती हो लेकिन अवाम के मसाइल की बात ना होती हो, जहाँ 2007 के बाद से PFC का अवार्ड ना हुआ हो, जहाँ शहरों को उनके हकूक़ ना मिलते हों, जहाँ ये जो ज़मींदार तबका है वो शहरी आबादी को रद्द किए जाए, जो शहर इस सूबे का कैपिटल हो, जो पाकिस्तान को 58% रेवेन्यू देता हो, जो 30% टैक्स जनरेट करता हो, उस सूबे के अवाम के पास 27,000 बसों के बजाय 4,000 बसें हों, जहां बसों के ऊपर लोग अंदर कम और छत पे ज्यादा सफर करते हो, तो उसके देखिए मेरा ताल्लुक सूबा सिंध से। इस वक्त पूरे मुल्क में गैर मामूली हालात हैं, और वो गैर मामूली हालात किस वजह से है? वो कोरोना की वजह से है। कोरोना क्राइसिस चल रहा है। आपको नहीं लगता कि इस वक्त ये तमाम तर बातें इररिलेवेंट है और कोरोना का मामला बहुत रेलेवेंट और उस पर बात होनी चाहिए? जी, मेरे ख्याल से मैंने जो आज बात की है वो कोरोना के हवाले से की है, इससे कि मैं 12 साल का रिकॉर्ड देख रहा हूं और इस 3 माह का रिकॉर्ड देख रहा हूं। इस 3 माह के रिकॉर्ड में कराची की मईशत को, सिंध की मईशत को तबाह कर दिया गया है। यहाँ गरीब को जो है घुटने टेक दिया गया है, भूख से वो निढाल हुआ है। इस हुकूमत को लोगों के दर्द का ख्याल नहीं है। ईद के ज़माने में कारोबार को इस तरह बंद किया गया है कि खुद सुप्रीम कोर्ट को आके फैसला देना पड़ा। इससे के बात सारी है, ईद का ज़माना है, आप 4 में चला गया ना सर। ग्रोथ रेट तो मुल्क का इस वक्त मंफी में है। मसला, अरे आप मुल्क का 0.38 है, कराची का ग्रोथ रेट जितना कम हुआ है, जरा उसका तो अंदाजा लगाइए। पूरे मुल्क के ग्रोथ रेट से कंपेयर देना फिगर, सिंध गवर्नमेंट दे फिगर दे लगाया जाता है, उसके बाद दीगर सूबे उसको फॉलो करते हैं। अगर सिंध हुकूमत का कंसर्न ये है कि इस वक्त लॉकडाउन ना हटाया जाए, ये लोगों की जान बचाना सबसे ज्यादा बड़ा इशू है, तो विफाक की तरफ से ताउन ना होने का शकवा भी सिंध हुकूमत करती है कि अदम ताउन किया जाता है, ये अपनी जगह पर। लेकिन जो मुतालबा, मेरा सवाल ले लीजिए, नहीं मैं समझता हूं, जो मुतालबा आपका है फिरदौस शमीम नकवी साहब, गवर्नर राज का, ये हर 3 महीने के बाद गवर्नर राज की सदाएं उठती है सिंध से, लेकिन इस स्टांस को तो विफाकी हुकूमत खुद सपोर्ट नहीं करती। पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि लेट मी एक्सप्लेन माई स्टैंस, लेकिन पहले अगर आप मुझे बस मौका पूरा दीजिएगा बात मुकल कर, मैं दोनों सवालों के जवाब आप दे दूंगा। पाकिस्तान किश्ती है, इसमें सवार 4 सूबे हैं और उन 4 सूबों के अवाम हैं।
कश्ती को भी हिफाजत से रखना जो है हुकूमत पाकिस्तान का ताल्लुक है, जितना लोगों की हिफाजत करने का ताल्लुक है। यहां कश्ती को डूबने की तरफ लेके जाया जा रहा है और लोगों को कहा जाता है कि वो बचे रहेंगे। लोग बचे नहीं रहेंगे अगर कश्ती का डूब गई। बीच समंदर में कश्ती को डुबो नहीं सकते आप ले जाके। आपको कश्ती का भी उतना ही ख्याल रखना है और लोगों का भी ख्याल रखना है। जहां तक आपने बात की दूसरे सूबों की, मैं सूबे सिंध का नुमाइंदा हूं, मेरा काम सूबे सिंध को देखना है। जो केपी के देखने वाले हैं वो केपी की जवाब दें, जो हुकूमत पाकिस्तान को देख रहे हैं वो उसकी जवाब दें। मेरा मुतालबा गवर्नर राज का नहीं है, मेरा मुतालबा ये कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू की जाए, आर्टिकल 235 लागू किया जाए। आर्टिकल 235 लागू करने के बाद अगर हालात दुरुस्त हो जाए कोई मसला नहीं। अगर 235 नहीं हुआ तो आर्टिकल 149(4) लगाया जाए। अगर आर्टिकल 149(4) से भी मकसद हल ना हो तो उसके बाद गवर्नर राज लगाया जाए। मैं कोई गवर्नर राज डायरेक्ट लगाने की बात नहीं कर रहा, मैं सिंध के हालात को दुरुस्त करने के और आइन के असूलों के लिहाज से बात कर रहा हूं। अगर आइन में ये सब कुछ लिखी हुई है तो भुट्टो शानी, रजा रब्बानी ने भी 18वीं तरमीम में इसको तब्दील नहीं किया था। तो जब आइन में कोई चीज दी गई है वो इस्तेमाल के लिए दी जाती है। जो चीज इस्तेमाल के दी जाए और उसका इस्तेमाल ना किया जाए तो वो कुफरान नेमत कहलाती है। तो हम कुफरान नेमत नहीं होने देंगे। हमें पता है कि आइन में ये चीजें हैं और सिंध हुकूमत की करप्शन सबको पता है। PFC अवार्ड नहीं दिया इस हुकूमत ने 2007 से, इसको ख्याल है अपने शहरियों का। इन्हीं ने जो पावर ली 18वीं तरमीम के बाद वो उन्हें नीचे लोकल बॉडीज में ट्रांसफर की। अच्छा, फिरदौस नकवी साहब, फिर वही प्रॉब्लम है तो जवाब तो देंगे। ये जो पावर डिवॉल्व करने की बात आप कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि सभी सूबों के अंदर प्रॉब्लम है। और जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उस वक्त सबसे पहले बल्दियाती नुमाइंदों को घर भेजा गया, सबसे पहले आपकी वफाकी हुकूमत ने किया है। फिर मुझे ये बताइएगा कि कोरोना के मामले पर एक पॉलिसी वफाकी हुकूमत की है, एक पॉलिसी और स्ट्रैटेजी सिंध हुकूमत की है। किसकी स्ट्रैटेजी बेहतर है? क्योंकि सिंध हुकूमत चाहती है कि पब्लिक को सेव किया जाए, जान बचाई जाए। वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि लॉकडाउन हटा दिया जाए, सब कुछ ओपन कर दिया जाए। या रेजिस्टेंस है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। ऐसे में जब नेशनल कंसेंसस की बात है, नेशनल कंसेंसस मैं जनाब आपको मैं यहाँ आपको रोकना चाहता हूँ। मैं यहाँ आपको रोकना चाहता हूँ इसलिए कि आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। वफाक की पॉलिसी है स्मार्ट लॉकडाउन। वो लॉकडाउन कितना स्मार्ट है? वफाक ने स्कूल नहीं खोले, वफाक ने पार्क नहीं खोले, वफाक ने लॉकडाउन है सर। सर एक मिनट, मैं आपको इसीलिए कहा ना तहम्मुल। पहले तो जो बात आपने कही है उसको सब्र से उसका जवाब सुन लीजिए, आपके इस सवाल का भी जवाब दूंगा। क्या तारिक रोड के ऊपर वफाक की हुकूमत है या सिंध की हुकूमत है? सिंध की हुकूमत है। कौन जवाब देगा कि तारिक रोड पे लोग क्यों हैं? लाहौर के नारकली बाजार में वफाकी हुकूमत है या सिंध की हुकूमत है? फिरदौस पंजाब की हुकूमत देगी। वफाक पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। वहां की हुकूमत वहां जवाब दे, यहाँ की हुकूमत यहाँ का जवाब दे। मैं सिंध का लीडर हूं, आप मुझसे सिंध की बात कीजिए। मैं पंजाब के लीडर के पंजाब की बात कीजिए। मैं यहाँ पंजाब के बाजारों के जवाब नहीं। आपने एक सवाल पूछा, जनरल नॉलेज का बता दिया कि पंजाब पीपल्स पार्टी में की हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। लेकिन जवाब दे यहाँ तो ये स्मार्ट लॉकडाउन लगाना चाहते हैं ना, वहां स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं। जिस दिन लाहौर के नारकली बाजार में केस होगा उस दिन पंजाब की हुकूमत कुछ नहीं करे, मैं कंडेम करूंगा। नकवी साहब, ये तो मैं जानना चाहता हूं कि नेशनल कंसेंसस क्यों नहीं है कि कहीं पर कोई पॉलिसी है, कहीं और पॉलिसी है, पूरे मुल्क के अंदर यकसा पॉलिसी क्यों नहीं है सर? नहीं, इसका जवाब देखिए, सिंध हुकूमत ये तो कहती है कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर जो फैसले होते हैं उसके बाद उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। वहां पर कोई बात की जाती है, बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कुछ और कहा जाता है। अच्छा, और यही बात शिबली फराज कहते हैं कि जो बात सिंध गवर्नमेंट नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में कहती है बाहर आके कुछ और कहती है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के मिनट्स निकाल लीजिए, जो गलत कह रहा होगा उसको कंडेम करेंगे। इसमें कौन सी बात है? बात यह क्या सूबा बताएगा पूरे पाकिस्तान को कि उसकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, या पाकिस्तान का वफाक बताएगा कि पाकिस्तान में क्या पॉलिसी होनी चाहिए? आज़म कहते हैं कि सूबा बताएगा। वो वाली बात है ना, अंग्रेजी का मुहावरा है कि द टेल विल नॉट वैग द डॉग विल वैग द टेल। तो बात सारी ये कि कुत्ते की दुम हिलाने के लिए दुम जो है कुत्ते को नहीं हिलाएगी, कुत्ता जब चाहेगा तो दुम हिलेगी। तो यहां तो यह है कि दुम हिलाने की कोशिश कर रही है पूरे पाकिस्तान को। फिरदौस नकवी साहब, मेरा ख्याल ये एग्जाम्पल इररिलेवेंट सी लगती है।
और ये फिर पार्लियामान के, क्योंकि आप कायदे हिस्ब इख्तलाफ हैं तो गैर पार्लियामानी सा लगता है कि इस एग्जाम्पल के साथ रिलेट किया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद ये कहते हैं कि सूबे खुद मुख्तार हैं, सूबे अपने हालात के मुताबिक फैसला करें। जब सिंध हुकूमत फैसला करती है तो फिर वफाक की तरफ से रेजिस्टेंस आती है और तनकीद का निशाना बनाया जाता है। नहीं हमारी, अच्छा क्या रेजिस्टेंस आई बताइए, कौन सी फौज भेज दी? वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद ब्रीफिंग में कहते हैं कि खुदारा ट्रांसपोर्ट खोल दें, खुदारा शॉपिंग मॉल्स खोल दें, लेकिन सिंध हुकूमत ये कहती है कि हमारे मारूजी हालात जी, मैं तो कह रहा हूं इख्तियार दिया। कौन सी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल दी सूबे सिंध ने? क्या लॉकडाउन कमजोर कर दिया सूबे सिंध ने? उन्होंने कहा हम और सख्त कर देंगे, उन्होंने कहा कर लो। अवाम बाहर निकल आई, ताजिर बाहर निकल आया। अब कहे ना कि जो कहते थे कि वजीर आजम ने कहा मॉल खोल दो तो कहते थे नालायक है, नाअहल है। कहें अब चीफ जस्टिस को कि नालायक है और नाअहल है। तो दौसमीम नकवी साहब वो कहते हैं कि ताजिरों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सिंध के नुमाइंदे हैं वो उकसाते हैं। ये शॉपिंग मॉल्स एसोसिएशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के नुमाइंदे उकसाते हैं कि आप सड़कों पर निकले, एजिटेशन करें, सिंध हुकूमत से महाजराई करें। आज तक कोई एक लीडर साथ निकला? मेरे टीवी के प्रोग्राम्स देख लीजिए, जिस दिन ताजिरों ने ये कहा कि हम मार्केट खोलेंगे बगैर हुकूमत की इजाजत, मैं कहा कर्फ्यू लग जाएगा, तुम्हारा मार्केट नहीं खुलेगा। कभी हुकूमत के खिलाफ नहीं जाओ। हम खुद नहीं गए हुकूमत के फैसलों के खिलाफ। हमने कब कहा कि आज इनके फैसलों को एक बयान दिखा दीजिए कि इनके फैसलों को नजरअंदाज करके मार्केट खोलो, हम तुम्हारे साथ खड़े। हम कभी बगावत की तरजीह नहीं करते। हम आईनी रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। हम ऐवानों में ये जंग लड़ेंगे, हम अवाम की जंग ऐवान में लड़ेंगे। हम अवाम की मसाइल की बात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करेंगे, अपने असम्बली में करेंगे, लेकिन हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हुकूमत वक्त के अहकामात की को आप धज्जियां उड़ा दें। बात यह अहकामात को अमल दरामद करने का आपके पास कोई प्लान है? आप एक ऐसी बात कह दें जो कि मुमकिन नहीं हो। आपके कभी चले मेरे साथ कच्ची आबादी में और मैं आपको दिखाता हूं, आए कैमरेमैन को भेजें कल मेरे साथ, मुझे समझा दे पीपल्स पार्टी का कोई वजीर या वजीर आला। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा कि सिंध में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या फैसले हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वफाकी हुकूमत के कहने पर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो भी हुआ, लेकिन सिंध हुकूमत डटी हुई थी कि हम शॉपिंग मॉल्स ओपन नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं खोलेंगे। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि चूंकि आपने देखा शुरू के दिन से ही बहुत महदूद वसाइल के बावजूद सिंध ने बड़े ही अक्लमंदी के साथ फैसले किए, इकदाम लिए, तो वो जो शायद हमारे जो हुक्मरानों को बात पसंद नहीं आई। कोऑर्डिनेशन कमेटी में एक बात होती है, फिर जो उनके इल्ज़ाम तराशियाँ और हवा में तीर जो फेंकने का वो सिलसिला जारी हो जाता है। और यही वजह है कि कोरोना के हवाले से चूंकि हमारी संजीदगी, हमारी जो बेहतरीन पॉलिसीज उनसे हजम नहीं हो रही थी। अब आपने देखा कभी 18th अमेंडमेंट की बात थी, कभी एनएफसी की बात, कभी इरसा में जो मेंबर्स के हवाले से जो हमारा आईनी डोमेन है। लेकिन आज तो सिंध के जो नुमाइंदे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबा कर रहे हैं कि सिंध में गवर्नर राज लगाना चाहिए, इमरजेंसी का निफाज होना चाहिए, क्योंकि सिंध में सूरत हाल गैर मामूली है। मैं सब मजम्मत करती हूँ इस किस्म के घटिया बयानों की या दिल की ख्वाहिशों की या दीवानों के ख्वाबों की, क्योंकि कोई और करता तब भी ये काबिल एतराज़ और ये काबिल मजम्मत बात थी। लेकिन हम और आप ये न भूलें कि सिंध सबसे अहम सूबा है, भले सबसे बड़ा सूबा नहीं है, सबसे अहम है, चूँकि रेवेन्यू, गैस और दूसरी चीज़ों में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टैक्सेस की कलेक्शन में हमारी है। पाकिस्तान को चलाने में, हमारे वतन को चलाने में हमारा कंट्रीब्यूशन है। उसकी असेंबली में जो अपोजिशन लीडर का एक अहम ओहदा होता है, और वाहिद सूबा जहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं है, वाहिद सूबा जिसमें पीपल्स पार्टी इतने हथकंडों के बावजूद अपना पूरा मैंडेट लेकर वहाँ मेजॉरिटी के साथ बैठी है, और उसके पीटीआई के अपोजिशन लीडर वो ये आलम आश्कार बात शदो मत से कर रहे हैं कि यहाँ गवर्नर राज लगना चाहिए। हालांकि उसके हवाले से उसको मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन उनकी ख्वाहिशात मतलब ऊपर से आ रही है ना। ऊपर से किसी ने कहा होगा कि ये भी आप बात कर लें। दूसरी 18th अमेंडमेंट की बात हो रही है, पानी की बात हो रही है, उसमें हम सिंध को जो गैर आईनी फैसले हैं उस पर जो है अजाब नाजिल करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंध रेजिस्ट कर रहा है। तो अब ये भी आखिरी तीर चला के मैं कहना चाहती हूँ कि दे मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट पावर, दे मस्ट नॉट अंडरमाइन स्ट्रेंथ। हम अगर हम लोगों को कंट्रोल किया हुआ है, हम अगर अपने आप पर आ जाएं, अपनी पर आ जाएं,
हम अभी शह किसी को नहीं दे रहे, बस कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये चलने के काबिल नहीं होंगे। ये अपनी हुकूमत के अच्छा सेनेटर साहब, एक तरफ तो सियासत हो रही है, हमने देखा कि आज जिस तरह फिरदौस शमीम नकवी साहब ने बात की, फिर मुर्तज़ा वहाब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना का जो मामला है, आज एक ही दिन में सिंध में सबसे ज्यादा अमवात रिपोर्ट हुई हैं, रिकॉर्ड अमवात रिपोर्ट हुई हैं, तो इस तरफ कितनी पेशरफ्त हो चुकी है और क्या जो इकदामात सिंध हुकूमत कर रही है वो कारगर साबित नहीं हो रहे? सिंध हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, और उनके हेल्थ डिपार्टमेंट जो है तनकीदों के बावजूद आपने कोशिश देखा, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दिन रात जो है उनकी नज़र सारी कोरोना के खिलाफ जंग पर ज्यादा है, और वो बड़ी जबरदस्त तरीके से इंस्ट्रक्शन देते हुए हमें नजर आते हैं और अमली इक़दाम ले रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि आज भी सिंध में अभी कम से कम 140 के करीब लोग जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में है या वेंटिलेटर्स पे है। सिंध के साथ ये क्यों हुआ? ये लोकल ट्रांसमिशन ये किस वजह से बढ़ी? ये लॉकडाउन में नरमियों की वजह, ये किस वजह से? कोऑर्डिनेशन कमेटी में फैसले में अब ये अदलिया ने बार अपने जिम्मे, मैं उस पर ज्यादा तबसरा नहीं करती, लेकिन सूरत हाल ये है कि जितने हमारे फ्रंट लाइन जो फाइटर्स थे, डॉक्टर्स थे, हमारे जवान थे, नर्सेस थे, हेल्थ वर्कर्स थे, उन्होंने अपनी जिंदगियां तक दे दी। क्या इस वजह से दी कि आज जो है यहाँ वहाँ से हर इदारा, हर बात, हर जो फोरम ये बात करे, माफ सवाए सिंध हुकूमत के, कि भाई लॉकडाउन क्या है, कोरोना कोई मसला नहीं है। भाई कोरोना बहुत बड़ा मसला है, जिंदगी मौत का सवाल है, और उसमें अगर सिंध हुकूमत की पॉलिसी से पूरा मुल्क अमल करता, मेरे ख्याल में आज जो ये सूरत हाल है, और मैं नहीं चाहती किसी भी सूबे में हो, पूरा वतन। लेकिन सेनेटर साहब, अभी तासुर ये है कि सिंध हुकूमत को भी एस्केप मिल रहा है कि आप बॉल कोर्ट के ऊपर डाल दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, या फिर वफाकी हुकूमत पर, कि वफाकी हुकूमत ये नहीं चाहती कि लॉकडाउन सख्त किया जाए, या कोर्ट के अहकामात की रोशनी में सिंध हुकूमत ये कर रही है, तो क्या सिंध हुकूमत इजी एस्केप भी ले रही है? बिल्कुल भी नहीं। सिंध हुकूमत ने बार बार रजिस्ट किया, बार बार कहा, और कहा गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में तो बस एक ही शख्स बोलता है, वो है मुराद अली शाह साहब। क्यों ना बोले? वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, एक अहम सूबे के, मैंडेट है उसके पास पीपल्स पार्टी का, और वो अपने जो है लोगों का, तो वो वहाँ बोलेंगे। और जो वहाँ वो कंट्राडिक्ट करते हैं, डिसएग्री करते हैं, और लोग वो उनको क्योंकि मजबूर वहाँ सुनना पड़ता है, लेकिन उनकी बातों पर अमल कितना किया जाता है। आपने देखा कि हमें कटौतियां भी हमारे उसमें हिस्से में से हुई, हम धमकी अभी हमें मिल रही है, बजट भी हमारा सबसे कटौती वाला होगा, और हेल्थ के लिए हम कितना रख सकते हैं, दूसरी चीजों की क्या कर सके। अब जो हमने जहाँ जहाँ रजिस्ट किया, जहाँ जहाँ अपनी रिजल्टमेंट दिखाई, वहाँ वहाँ उन्होंने कहा कि ये सियासत करें, और जहां जहां हमने कहा एक ही पेज पे चलने के लिए तैयार है। चेयरमैन बिलावल साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि हर फोरम पे कोरोना के हवाले से बैठने के लिए तैयार है। जवाब क्या आया? पीएम साहब नहीं थे वहां मौजूद, और जो है शामूद कुरैशी साहब ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की वो सबको पता है, जिसकी भी शदीद मजम्मत करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर से हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कराची की सेंट्रल जेल में भी कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी है। वहां पर क्या मामला है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। तमाम तर हिफाजती इकदाम के बावजूद कराची की सेंट्रल जेल कोरोना वायरस का गढ़ बन चुकी है। जेल जराये के मुताबिक कराची सेंट्रल जेल में 212 कैदियों में कोरोना वायरस मस्बत आया है, जबकि जेल के 8 एहलकारों में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मजमूई तौर पर 370 कैदियों के टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 212 के टेस्ट मस्बत आए हैं। जेल इंतजामिया का कहना है कि मुतासरा कैदियों को आइसोलेशन में रखा गया, जबकि मजीद 700 कैदियों के नमूने भी ले लिए गए। अब कराची सेंट्रल जेल में कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी है। अगर कोरोना इसी तेजी से फैला तो फिर सेंट्रल जेल की तंग बैरकों में मौजूद कैदियों और जेल अमले को महफूज बनाना किस कदर मुश्किल टास्क होगा, किस कदर चैलेंजिंग हो जाए। जेल इंतजामिया ने मुमकिन खतरे से बचने के लिए क्या इकदाम कर रखे हैं, इसी मामले पर बात करेंगे। वीर जी कोहली हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। इस वक्त कराची सेंट्रल जेल कोरोना का गढ़ बनी हुई है। 300 कैदियों का टेस्ट होता है, 212 पॉजिटिव आ जाते हैं, 8 जेल अमले के एहलकार भी पॉजिटिव आए हैं। दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। ये बताइए कि क्या हो रहा है, क्या इकदाम हो रहे हैं? क्या क्वारंटाइन सेंटर वहां बना, आइसोलेशन सेंटर है इस वक्त सेंट्रल जेल में, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखो, मेरे पास इंसानी हकूक़ का महकमा है, तो मैं सारे जेल्स और हॉस्पिटल्स और पूरा सिंध में विजिट करता रहता हूँ, और मैंने काफ़ी सेंट्रल जेल खास तौर पे मैंने विजिट किए हैं। तो तमाम कोई भी ऐसा सेंट्रल जेल नहीं है जहाँ पर वो इंतजामात ना किए हों। लेकिन जाहिर है कि ये जो अपना जो इशू है, जो वबा है, वो तो बढ़ रही है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो तो जाहिर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह है कि इंतजामात जो है वो आप ओवरऑल आप देखें तो पूरे सिंध में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हर जगह पे आइसोलेशन सेंटर और सारी चीजें बनी हुई हैं। नहीं, लेकिन जेल के अंदर कैदियों को क्वारंटाइन करना, उनको आइसोलेट करना,
दीगर कैदियों से अलहदा रखना, क्योंकि जेल के अंदर बैरकें हैं, तंगो तारीख बैरकों में बहुत सारे कैदी मौजूद होते हैं, वहाँ पर ये सूरत हाल बड़ी संजीदा हो जाती है अगर कंपैरेटिवली दीगर जगहों से इसका मवाजना किया जाए। तो इस वक्त वहाँ पर क्या, क्योंकि मजीद 700 कैदियों के सैंपल्स लिए गए हैं, उनका टेस्ट भी एक्सपेक्टेड है, खुदा न खास्ता अगर वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं तो उसके बाद क्या गैर मामूली इकदाम किए जाएंगे हुकूमत की जानिब से? इस वक्त इतने ज्यादा केसेस नहीं है और हर हॉस्पिटल जो है उसमें 500, 600, 1000 तक की कैपेसिटी है कि जहां पर अलग बैरिक्स में, एक बैरिक्स जो है उसमें भी कोई 60-70 के करीब जो है वो कैदी रखे जा सकते हैं और वो बिल्कुल सेपरेट हैं। और वो पहले दिन से, जब से ये इशू आया तब से वो बैरिक्स अलग से बना दिए गए हैं और वहां पर रोजाना के बेसिस पे स्प्रे और सारी चीजें, सफाई सुथराई, सारा इंतजाम वहां पर होता है। और वो वहां पर जो अमला है वो भी सेपरेट रखा गया है जो आमतौर पर दूसरी जेल में नहीं जाता है। तो ये इंतजाम तो बिल्कुल है, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं इसमें कोई शक नहीं। आगे जाके मामला क्या होते हैं ये एक अलग मैटर है, लेकिन अभी तक जो भी जितने भी केसेस आए हैं उनसे बहुत ज्यादा इंतजाम अभी तक मौजूद है। क्या अभी हुकूमत ये सोच रही है कि जो मामूली जराइम में मुलव्विस कैदी हैं उनकी सजाओं में कमी की जाए, उनको रिलीज किया जाए? इसके लिए पहले सोचा था, जैसे कि आपका इल्म में है कि पहले सोचा था, उसमें भी कोर्ट को अलग इशू था। तो जाहिर है जो अदलिया है उसका हम एहतराम करते हैं, तो फिर अदलिया की जो ऊपर से जो डायरेक्शंस आती हैं उसे में फॉलो करना पड़ता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमने बिल्कुल, क्योंकि एक खदशा सिर्फ हम नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे और खुद जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका भी ये कंसर्न है कि आगे जाके जो अगले महीने में ये इसका बहुत एक तेजी से चीजें और बढ़ सकती है और अगले जो है वो बहुत शिद्दत से चीजें आ सकती है, ये वबा जो फैल सकती है। लेकिन हमने जाहिर है जो फेडरल गवर्नमेंट है और फिर हमारी अदालत है, तो हम तो जाहिर है उन सबका एहतराम करते हैं और उसको फॉलो करते हुए हमने सिर्फ सारी चीजें, महकमे सारे बंद थे जो ओपन कर दिए, उसके अलावा जो मार्केटें थी वो भी ओपन कर दी। तो ये चीजें बढ़ रही हैं क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे। सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल संजीदगी से इस इशू को लिया था और हम पहले दिन से कह रहे थे कि अगर सख्ती से अगर हम 15 दिन भी लॉकडाउन कर दें और बहुत सख्त लॉकडाउन कर लें तो ये 15 दिन में इसको खात्मा कर सकते। वो वीर जी कोहली हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। वो कह रहे हैं कि हमने अपने तौर पर इकदाम किए हैं लेकिन लॉकडाउन मौसर तरीके से उतना सख्त नहीं हो सका। वफाकी हुकूमत को भी मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। बारकैफ उनकी अपनी मंतक है। जेल के अंदर इस वक्त सूरत हाल संजीदा है और सीरियस नौयत की है, गैर मामूली इकदाम की भी है, लेकिन वो क्या इकदाम किए जाते हैं ये तो हुकूमत वक्त पर है और वक्त ही बताएगा कि हुकूमत इससे कैसे टैकल करेगी। बारकैफ यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक ऐसे शोबे की बात करेंगे कि जहाँ कोरोना क्राइसिस में तमाम तर शोबे मुतासर हुए, मगर एक शोबा ऐसा है जो मजीद फला फूला है, मजीद बड़ा है। वो कौन सा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। खुशी एक ऐसा जज्बा है जो किसी दूसरे की खिदमत करके हासिल होता है। इंसान को बिलखते हुए बच्चे के सर पर हाथ रखकर जो खुशी महसूस होती है उस खुशी का कोई बदल नहीं है। किसी भूखे को खाना खिलाकर, किसी बेआसरा औरत के सर पर चादर देकर, किसी माजूर की बैसाखी बनकर, किसी अंधे की लाठी बनकर, किसी यतीम बच्चे का खिलौना बनकर, किसी गरीब बच्चे का उस्ताद बनकर, किसी जख्मी के जख्म पर दवा लगाकर और किसी बूढ़े का सहारा बनकर इंसान जिस खुशी का जायका चखता है वो जायका दुनिया की किसी और नेमत में मौजूद नहीं है। दुनिया के हर शोबे, हर फील्ड के लोग अपना पेशा, अपना फील्ड छोड़कर दूसरे शोबे में जाते हैं, मगर खिदमत दुनिया का वाहिद शोबा है जिसे आज तक कोई शख्स छोड़कर नहीं गया। कोरोना वबा के बायस दरपेश गैर मामूली हालात में समाजी और फलाही तंजीमें, मुखय्यर हजरात और प्राइवेट इदारे जिस तरह अवामी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं वो काबिल सताइश है। माह मुक़द्दस में यही खिदमत का जज्बा और भी बढ़ जाता है। ज़रूरतमंदों की खिदमत में मसरूफ़ एक ऐसा ही इदारा बर्नी वेलफेयर फाउंडेशन है, बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट है, जो लोगों की मदद कर रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, लोगों तक पहुंचने का मैकेनिज्म क्या है और फिर इनके साथ मदद कर सकते हैं, इसी बारे में बात करेंगे। इस वक्त वाइस चेयरपर्सन बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट आलिया बर्नी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया बर्नी साहब आपके वक्त के लिए। माह मुक़द्दस के अंदर क्योंकि वॉलंटियर वर्क ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इस बार माह मुक़द्दस दीगर सालों की निस्बत ज़रा मुख्तलिफ है। अब की बार कोरोना क्राइसिस भी है, लॉकडाउन की वजह से मजदूर और दिहाड़ीदार जो तबका है वो भी बहुत मुतासर हुआ है। तो बताइएगा कि बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट ने क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं हालिया वक्त के अंदर इन लोगों तक पहुंचने के लिए, आप लोग कैसे वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं? भाई सबसे पहले तो ये है कि जितने साल का तजुर्बा है, 30 साल हो गए सारिन साहब और उनकी टीम को, उन सारी चीजों को अपने जहन में रखते हुए जहां जहां हम काम कर सके हमने काम किया है, जिसमें अवेयरनेस से लेकर और लोगों के घरों में राशन पहुंचाने तक की सारी चीजें मौजूद हैं।
उसके अलावा अगर मैं शेल्टर होम के हवाले से आपसे जिक्र करूं तो शेल्टर होम मेरा एक ऐसी जगह है जहां 4 की जगह मैंने 20 लोगों को रखा हुआ है, 18 लोगों को रखा हुआ है। तो इस लॉकडाउन में और इस वबा के साथ जिस एक जहनी अजियत के साथ मैं अपने शेल्टर होम को लेकर चल रही हूँ, मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला का करम है कि बीमारी मेरे शेल्टर होम तक पहुंची नहीं। खुदा न खास्ता पहुंच जाती तो फिर किसी को बचाना मुमकिन ना था। दूसरी तरफ ये जिक्र भी करूँ कि ऐसा नहीं है कि हुकूमत से या लोगों को हम ये अवेयरनेस नहीं दे रहे होते कि हमारे पास हम किस तरह से लोगों को रख रहे हैं। बात यह है कि कोरोना के लिए कहा तो बहुत कुछ जा रहा है, SOPs भी बहुत बताए जा रहे हैं। जहां तक मुमकिन हो रहा है सारिम बनी ट्रस्ट अपने शेल्टर होम में उन SOPs को फॉलो भी कर रहा है, लेकिन जहां पे जगह कम और आबादी इतनी ज्यादा हो तो क्या ये पॉसिबल है? ये खासा मुश्किल काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज में बहुत अल्लाह के करम से मैं कह रही हूँ कि मेरे पास कोई भी कोरोना का पेशेंट शेल्टर होम में नहीं है। एहतियाती तदाबीर में मैंने बाहर से वो लोग, वो खवातीन, बच्चे जो किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाते थे, अब कोरोना टेस्ट के बगैर उन्हें नहीं आने दे रहे, या जो यहाँ से लोग जा रहे थे पहले मीटिंग के लिए अपनी फैमिली से, अब उन्हें फोन कॉल्स पर हम लेके चल रहे हैं। तो बहुत सारे SOPs फॉलो कर रहे हैं अपने तौर पर। लेकिन मैं समझती हूँ कि हुकूमत जब कोई चीज अवेयरनेस फैलाती है, ये SOPs बनाती है, तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो काम करे जिससे वो चीजें पॉसिबल हो सके। हम एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे मैं समझती हूँ कि अल्लाह की मदद से वो काम कर रहे हैं जिसका खुद हमें भी अंदाजा नहीं होता कि अल्लाह की मदद कैसे आ जाती। तो लोग अपनी मदद आपके तहत भी बहुत सारी जगहों पे जा रहे हैं और अल्लाह का करम एहसान है कि दिलों में ये रहम है कि अपने रिश्तेदारों को भी देख रहे हैं, अपने मुलाजमीन को भी देख रहे हैं। ऐसी सूरत में इदारे को काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले हमारे ये तो पूरा साल हमारे इदारे से सारिम बनी ट्रस्ट से लोगों के यहाँ राशन जा रहे होते हैं जो जो हमारे पास लिस्ट में मौजूद हैं। लेकिन अब इस वक्त आलम यह है कि जो लिस्ट में नहीं थे उनके यहाँ भी सारिम बनी ट्रस्ट राशन पहुंचा रहा है। तरीकेकार हमारा ये है कि इज्जत नफ्स किसी की मजरू ना हो, कोई इस किस्म की चीज हम नहीं करते कि सोशल मीडिया पे उसको बहुत ज्यादा इस तरह से दिखाया जाए कि उससे किसी किस्म का इंतशार फैले या उसको डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो। हमारे पास लिस्टें तो मौजूद है, 30 साल से जब हम काम कर रहे हैं तो हमें पता है किस किस इलाके में क्या क्या मसाइल हैं, फैमिलीज के नंबर, चीजें सब डिटेल है। फॉर्म फिल करवाते हैं, जिसको उसकी जरूरत होती है राशन की उसके घर तक पहुंचाते हैं। और अगर घर जाकर भी हमें ये पता चलता है कि ये शख्स जिसने राशन की एप्लीकेशन दी है वो सही नहीं है और ये बंदा इसका मुस्तहिक नहीं है, तो हम वहां नहीं, राशन फिर उसी के घर पहुंचाते हैं जो उसका मुस्तहिक होता है। ये कहने में चीजें बहुत ज्यादा आसान होती हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जब आपको फील्ड में जाके काम करना पड़ता है तो ये बहुत जिम्मेदारी का और टफ काम हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लोग हम तक पहुंचाते हैं, सामान पहुंचाते हैं या वो डोनेशन की मद में कुछ देते हैं, उनका वो पैसा, उनकी वो चीजें बिल्कुल मुस्तहक तक जाती हैं, चाहे उसके लिए हमारी टीम को बहुत ज्यादा मुश्किलात उठानी पड़े, मेहनत करनी पड़े, उसके बावजूद भी। मदद कैसे कर सकते हैं? मदद का सिंपल तरीका है, सारिम बनी ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड इदारा है, उसके अकाउंट नंबर्स भी हैं, उनके अकाउंट डिटेल्स भी हैं, ऑफिस भी हैं, ऑफिस में भी जाके कर सकते हैं, चाहे तो सामान की सूरत में कर दें, चाहे तो वो डोनेशन की मद में किसी तरह वो कैश में अकाउंट में डालना चाहे पैसे वहां वो डाल दें, किसी भी तरह वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं तो ये चाहती हूँ कि जो लोग डोनेशन देते हैं वो ग्राउंड रियलिटीज को जरूर देखें। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सोशल मीडिया पर भरोसा 100% ना करें। अगर कहीं से वो सोशल मीडिया के थ्रू चीजें देख रहे हैं तो मेरी एक नाकिस राय ये है कि जाके ग्राउंड रियलिटीज पर खड़े होकर चीजों को देखें कि कहां से कितना काम हो रहा है, और फिर जो जो लोग उन्हें लगता है कि बेहतर काम कर रहे हैं, जो जो ऑर्गेनाइजेशन और हमारे उनको कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलिया बनी साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। परखे और उसके बाद आप अपनी कंट्रीब्यूशन और अपनी जो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, राशन करना चाहते हैं, आप फाइनेंशियल टर्म्स में मदद करना चाहते हैं, इन काइंड सपोर्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप करें। आलिया बनी साहब हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू आपने सुनी। उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे, सफ़ेद लम्हों में रंग भरना कोई तो सीखे, कोई तो आए नई रुतों का प्याम लेकर, अंधेरी रातों में चांद बनना कोई तो सीखे। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।